नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स में एक क्लास हो चुकी है जिसमें छोटी सी क्लास है। मैंने आपको बताई हैं कुछ चीज़ें, उसमें स्थानीय मान क्या होते हैं और जो है अंकीय मान क्या होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। संख्या पद्धति हमारा पहला चैप्टर है, उसमें आज दूसरी क्लास है। ठीक है, तो दूसरी क्लास में हम आज बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैथ्स में अंक यानी डिजिट्स कितनी होती है, अंकों की संख्या होती है 10। तो मैंने बताया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या हैं, अंक हैं। यानी जितनी भी मैथ्स में संख्याएं बनती हैं वो सब, इनकी संख्या कितनी है 10। यानी इन 10 अंकों से मिलकर के अनगिनत संख्याएं मैथ्स में बनती हैं। तो अंक पूछे जाएं तो अंक कितने हैं गणित में या मैथ्स में, कितने हैं, 10 हैं। कौन कौन से हैं, 0 से लेकर 9 तक क्या हैं, ये अंक हैं। उसके बाद मैंने आपको संख्याएं बताई थी। संख्याओं में क्या बताया था, 1 अंक की हो सकती है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, यानी कितने भी अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। कहने का मतलब था कि 1 अंक हो सकता है या 2 अंकों से मिलकर, यानी 2 और 5 से मिलकर के संख्या बन सकती है, 3 अंकों से मिलकर के बन सकती है। यानी इसमें कितने हैं, 3 अंक है, 6, 3 और 0। इसमें क्या है, अनंत अंक है। ठीक है, तो इस तरीके से अनगिनत संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आज हम समझेंगे संख्याएं। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें समझिए। हो सकता है जिन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ा है थोड़ी सी लगे अजीब सी चीज़ें, पर कुछ नहीं, पूरी क्लास जब आप करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आपके आ जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है a+ib। ठीक है, a+ib, एक ही जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, b की जगह कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पर क्या होता है, एक के साथ i यानी आयोटा लगा हुआ होता है और दूसरा क्या है, ये सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, जो आयोटा यानी यहाँ i लगा हुआ होता है तो ये जो संख्या होती है इसे बोला जाता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्याएं। तो आयोटा वाली मैंने बताई आपको काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो कहने का मतलब है सम्मिश्र संख्याएं यानी मिश्रित संख्याएं जो होती हैं उसमें एक तो हो गई है आई, जिसके साथ आई लिखा हुआ है इसे बोलते हैं काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। जो ये ए लिखा हुआ है इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या, या इंग्लिश में इसे बोलेंगे जो है रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्याएं 2 संख्याओं से मिलकर बनेंगी, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं की पहचान बस इतनी होती है कि इनके साथ आई यानी आयोटा लगा हुआ होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 + 3i। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये क्या है, इसमें काल्पनिक संख्या है और ये क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं को बोलेंगे रियल नंबर, काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था, जो कंपटीशन में पूछा गया है, वो इस आई की जगह यूँ पूछा हुआ था कि i² का मान क्या होता है। ठीक है, i² का मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, जो आयोटा होता है बस इतना समझना है यहाँ पर हमें आपको। आयोटा यानी i की वैल्यू होती है -√1। ठीक है, तो कहने का मतलब है i का मतलब क्या है, -√1। तो जो काल्पनिक संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं होंगी, अगर हम किसी संख्या को रूट के अंदर लिखें और उसके अंदर क्या लगा दें, माइनस लगा दें, तो ये सारी की सारी संख्याएं किस में चली जाएंगी, काल्पनिक संख्याओं में। यानी ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर किस में है, माइनस में है, उन्हें क्या बोल देंगे हम, काल्पनिक संख्याएं। यानी ऐसी संख्याओं का कुछ वजूद नहीं होता, ये बस कहने में वास्तविक नहीं है। कौन सी संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस में है, उन संख्याओं को बोला जाता है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी संख्याएं। इमेजिनरी संख्याओं में जो i होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, -√1। किस तरीके से लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो मैंने लिख दिया इसको -√2, तो इसको क्या लिखेंगे हम, -√1 गुणा जो है रूट में क्या लिख देंगे 2। तो ये किस तरीके से बाहर आ जाएगा, √2i। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, समझ में आया। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना अगर ना समझ में आए, बस इतना समझिए आई यानी आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, -√1 होती है, और i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i² यानी i गुणा i, तो रूट में -1 गुणा रूट में -1, तो दोनों की जब गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1। ठीक है,
तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, रूट आई की वैल्यू होगी रूट में -1 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। बस इतना याद रखना है आपको। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो ये आई क्या है, आयोटा। आयोटा किसके साथ लगेगा, जो काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी संख्याएं हैं उनके साथ आयोटा लगा होता है। वास्तविक संख्याएं सिंपली लिखी होती हैं, 2 3 4 5 6 कुछ भी हैं, वो सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इनको अब हम समझेंगे। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याओं वाला जो कॉन्सेप्ट है बस आप उसमें इतना याद रखना, आई की वैल्यू होती है -√1 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। बस इतना याद रखना है, क्योंकि ये आगे जब आप इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी करते हैं उसमें आता है। बाकी बस इतना पूछा गया था कंपटीशन में, इसलिए मैंने आपको बता दिया जो गवर्नमेंट एग्जाम के कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें। ठीक है, अब आ जाते हैं वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, यानी रियल नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए, जो नॉर्मली बुक्स में क्या लिखा होता है, ऐसे नंबर लाइन बना रखी होती है, इसी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नंबर लाइन कैसी होती है, जैसे मान लो बीच में हो गया 0, 0 के सीधे हाथ पर जाएंगे तो प्लस में होती है 1 2 3, इस तरीके से कहाँ तक चले जाते हैं, इन्फिनिटी तक चले जाइए। इसके जो इधर आएंगे हम, मतलब जो बाएँ हाथ पर आएंगे तो -1 -2 -3, इस तरीके से कहाँ तक, इन्फिनिटिव यानी अनंत तक। समझ में आया, ये क्या है, नंबर लाइन यानी संख्याओं की एक लाइन है। इसके जरिए बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं। देखिए 0 1 2 3, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर कितना कह दोगे, 0.5, यानी पॉइंट्स में भी 1.2 1.3 कुछ भी होंगी तो वो इस 1 से लेके 2 के बीच में आ जाएंगी। कहने का मतलब है इस नंबर लाइन पर सारी संख्याएं जो दिखाई जा सकती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स होते हैं। कैसे, 1 2 3 प्लस की हो चाहे माइनस की हो, पॉइंट्स में हो 1.2 1.3 या 1 पॉइंट कुछ भी हो, इस वाली लाइन में सारी की सारी आ जाएंगी। जैसे मान लो मैं कहूँ 5.6 7 8 कुछ भी, तो 5 पॉइंट का मतलब होगा कि भाई 5 के इधर चले जाएंगे, ये हो गया 4 5, अच्छा यानी 5 से 6 के बीच में आ जाएगा वो पॉइंट। तो नंबर लाइन पर हम सारी संख्याएं दिखा सकते हैं, प्लस की हो माइनस की हो पॉइंट की हो। ठीक है, प्लस इन्फिनिटिव से लेके माइनस इन्फिनिटिव तक जो भी संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स बोलते हैं। अब रियल नंबर्स में और चीज़ें समझेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने 2 तरह की संख्याएं देखी, एक तो पूरी पूरी हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने एक चीज़ बताई आपको, यानी इस नंबर लाइन पर क्या है, एक तो पूरे पूरे अंक हैं, दूसरे दशमलव में हो गए। तो कहने का मतलब है अगर मैं एक साइड लिखूं तो पूरे पूरे अंकों को बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक, यानी पूरे पूरे अंक, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार जो है चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स हो गए। दूसरा क्या होगा, दशमलव वाली संख्याएं हो गई। क्या हो गई, दशमलव वाली संख्याएं। इनको हम आगे समझेंगे, पहले इंटीजर्स को समझ लीजिए, यानी पूरे पूरे अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 या माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ये पूर्णांक हो गए यानी पूरे पूरे अंक। बाकी क्या है, पॉइंट वाली संख्याएं, वो दशमलव में हम लोग जानेंगे, दशमलव वाली संख्याएं हो जाएंगी। अब पूर्णांक मैंने बता दिए पूरे पूरे अंक हैं, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मान लो एक तो इसमें पूर्णांकों में क्या होगा, 0 से इधर वाले यानी प्लस वाले 1 2 3 4 5 6 ऐसे चले जाएंगे, अनंत तक चले जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 0 को हम बीच में लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, इधर आ जाइए माइनस वालों में, -1 -2 -3। ठीक है, इस तरीके से क्या आ जाएंगे, इधर हमने क्या करा, जो पूरे पूरे अंक हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित कर लिया। एक तो प्लस वाले हो गए पूरे पूरे अंक 1 2 3 4 5 6, एक क्या है माइनस वाले हैं, -1 -2 -3 और कहाँ तक चला गया, माइनस के अनंत तक। 0 को हमने बीच में लिखा। तो कहने का मतलब है जो माइनस वाले हैं इन्हें बोला जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे इन्हें, ऋणात्मक, क्योंकि ये माइनस के हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे अंक। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये क्या है, प्लस वाले हैं सब के सब। पूरे पूरे अंक प्लस वाले धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाले ऋणात्मक पूर्णांक। जो 0 है, 0 को बोला जाता है तो ये पूर्णांक ही, पर 0 ना तो ऋणात्मक में आता है ना धनात्मक में आता है। ठीक है, 0 को बोल सकते हैं अऋणात्मक और अधनात्मक पूर्णांक। प्रश्न पूछा गया था एक बार कि 0 क्या है, तो 0 क्या है, अऋणात्मक। ठीक है, अऋणात्मक का मतलब ना तो ये माइनस में है अधनात्मक, ना तो ये प्लस में है। ठीक है, अधनात्मक पूर्णांक।
और देखिए पूर्णांक को आई से भी लिखा जाता है और जेड से भी लिखा जाता है, ठीक है। आई से भी डिनोट करते हैं इसको, आई का मतलब इंटीजर और जेड का मतलब यह है कि जेड से कोई नाम था वैज्ञानिक का जिन्होंने जो है पूर्णांकों की खोज की थी या पूर्णांकों का पेटेंट कराया था, ठीक है। तो इसलिए जेड से क्या है, मतलब जेड से भी डिनोट कर देते हैं हम पूर्णांकों को। तो जेड और आई ये दोनों सिंबल किसके हैं, पूर्णांकों के हैं। पूर्णांक मैंने बता दिए ऋणात्मक और धनात्मक, यानी पूरे पूरे अंक पूर्णांक कहलाते हैं। अब इन्हीं पूर्णांकों में से और भी चीजें बन जाती हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। एक होती है प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं भी बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। दूसरी चीज होती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ठीक है। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, पूर्णांक अलग हैं, पूर्ण संख्याएं अलग हैं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही बारीकी से अंतर होता है और कंफ्यूजन हो जाता है, प्रश्न यहीं से बनता है और फिर गलत हो जाता है। क्योंकि जो संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है, कोई भी एग्जाम हो 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन अकेले इसी चैप्टर से आते हैं और छोटी छोटी सी बारीकी की चीजें, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, अगर याद करने का तरीका और सही भी है, कि जिनसे हम चीज़ों की गिनती कर सकते हैं। कोई भी चीज़ या तो है या मतलब उसकी कुछ ना कुछ संख्या जरूर होगी, 1 2 3 4, यानी जिनसे हम किन्हीं वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल संख्याएं। तो वो कहाँ से शुरू होती हैं, यही सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। पहली बात तो ये, इसको डिनोट किससे करते हैं, एन से करते हैं, यानी एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, इसे एन से दिखाते हैं। और शुरू कहाँ से होंगी, ये 1 2 3 4 इस तरीके से शुरू होती हैं। तो बस इतना याद रखना होता है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होंगी, क्योंकि गिनती किसी भी चीज़ की करेंगे तो कम से कम एक चीज़ तो हमारे पास होगी, तभी तो गिनती करेंगे। 1 चीज़ है, 2 चीज़ है, 3 चीज़ है, 4 चीज़ है। तो बस प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ये सबसे ज़रूरी बात है। या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, उसमें वो कई बार 0 डाल देता है, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्याएं गिनती करने के लिए आवश्यक होती हैं और गिनती करने के लिए कोई चीज़ होनी जरूरी है, यानी कम से कम एक चीज़ तो होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 1। और उसके बाद आ जाइए पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर स्टार्ट होंगे 0 से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 इस तरीके से चली जाती हैं। तो कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, वो किसका अंतर है, 0 का। 0 पूर्ण संख्या में आएगा, प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, बाकी सारी प्राकृतिक संख्याएं इसमें आ जाएंगी। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं या धनात्मक पूर्णांक हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं किस में आ जाएंगी, धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक कह दें, यही क्या है हमारे प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं भी हो जाएंगी या नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब है धनात्मक पूर्णांक क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या है। अगर इसमें हम 0 शामिल कर देंगे, यानी धनात्मक पूर्णांक और 0 को मिला देंगे, तब क्या बन जाएंगे, ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो बस इतना याद रखिए, 0 शामिल कर देंगे प्राकृतिक संख्याओं में तो पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। पूर्णांकों में ही आगे और चीजें समझिए। देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं इंग्लिश में बोलेंगे सम संख्या को इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। दूसरी क्या होती है, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, संख्याएं कर दो, संख्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओड नंबर, ठीक है। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है। ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं, पूरे अंकों में, दशमलव बाद में जानेंगे, ठीक है। तो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इवन नंबर, ओड नंबर्स क्या होते हैं। तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, वो सभी क्या होंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। कौन सी, 2 से जिनमें पूरा पूरा भाग हो जाए, यानी 2 से विभाजित हो जाए, वो सब क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं, जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे 2 4 6 8 10 कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या है हमारी सम संख्याएं, यानी इवन नंबर्स, 2 से जिनमें पूरा पूरा भाग चला जाए। एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पर, चलो बाद में देखते हैं, पहले आ जाते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होंगे, यानी बचे हुए नंबर 1 3 जो है 5 7 9
तो जिस विषम संख्याओं की सिर्फ एक ही पहचान है, जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए। ठीक है, 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए वो क्या कहलाएंगे? विषम नंबर। जिनमें पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम संख्याएं कहलाएंगी। इवन नंबर और ओड नंबर जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए। तो कहने का मतलब है तो ये क्या सबके सब पूर्णांक ही हैं एक तरीके से। ठीक है, माइनस में हूँ प्लस में हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है इसको माइनस भी लगा सकते हैं, इनके आगे भी सम विषम पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतनी सी पहचान होती है, 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, सम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्याएं क्या होंगी? जिनमें जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम लगातार सम संख्याओं की बात करें या लगातार विषम संख्याओं की बात करें, लगातार सम संख्याओं की बात करें या लगातार विषम संख्याओं की बात करें, उनमें हमेशा अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। क्योंकि ये क्या है, जो है लगातार हैं। 2 के बाद 4 आएगी, 4 के बाद 6 आएगी, 6 के बाद 8 आएगी, 8 के बाद 10 आएगी। ये इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आगे जब प्रश्नों को हम करेंगे सॉल्व तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो लगातार सम संख्याओं के बीच में भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, इसमें 2 जुड़ा है। फिर इसमें कितने का अंतर है? 2 जुड़ा है। और इसमें कितने का अंतर है? 2 जुड़ा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? सम संख्याएँ हैं। ऐसे ही अगर मैं विषम संख्याओं पर जाऊं तो उनमें भी लगातार अगर विषम संख्याओं की बात की जाएगी तो उनमें कितने का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा। लगातार विषम संख्याएं हों या लगातार सम संख्याएं हों, उनमें सब में अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। कहने का मतलब है अगर एक पहली विषम संख्या है तो उससे अगली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। 3 आ गई, 3 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 5 मिल जाएगी, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगी, 7 में जो 2 जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगी। यानी लगातार। ठीक है, सम संख्याएं हों या विषम संख्याएं हों, उनमें 2 का अंतर होता है। यहाँ पर एक और प्रश्न बन जाता है कई बार कि 0 क्या है? 0 सम संख्या के अंदर आएगा या विषम संख्या के अंतर्गत आएगा? तो देखिए यहाँ पर अगर हम 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें 2 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है 0 कहाँ पर आ जाता है? ये जो है सम संख्या के अंतर्गत आएगा। क्योंकि कहने का मतलब अगर वापसी मारेंगे ना हम सम संख्याओं में भी तो हमें माइनस करना पड़ेगा और पिछली सम संख्या मिल जाएगी। वापसी का मतलब है कि अगर 4 से हमें पहले वाली संख्या पता करनी है तो 4 में से कितना घटा दो? 2। तो क्या मिल जाएगा? 2। 2 में से 2 घटा दो, 0। ठीक है, पर इधर ऐसा लागू नहीं होगा। अगर 1 में से हम 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर इसमें से माइनस करेंगे 2 तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। और 1 में से अगर -2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो 0 सम संख्याओं में आएगा, विषम संख्या में नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है। 0 पूछा जाए तो सम संख्या में डालना है आपको, बस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पूर्णांकों का और विभाजन देख लेते हैं। कहने का मतलब है ये सब जो भी हम अब तक संख्याएं पढ़ रहे हैं सबकी सब पूर्णांकों में से निकली हुई हैं। ठीक है, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे होल नंबर्स हो, यानी पूर्ण संख्याएं हो, सबकी सब किस में से निकाली हमने? पूर्णांकों में से। पूर्णांकों में से ही और निकालने वाले हैं हम, और प्रकार निकालने वाले हैं। किसके आधार पर? भाज्यता के आधार पर। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है और बिल्कुल बारीक सी चीज़ें, बेहद आसान है अगर समझ गए तो। ठीक है, चलिए, तो भाज्यता के आधार पर क्या होंगी? पहली तो संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? भाज्य संख्याएं यानी, और दूसरी होंगी कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे, और दूसरी होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं या इन्हें बोला जाता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ये बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, ठीक है, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, बीच में क्या है उसको भी देखेंगे। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं इसको समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा एक, मतलब एक संख्या, एक से तो सब में भाग चला जाता है, और स्वयं वो संख्या जिससे भाग देना है, मान लो 4 है तो 4 में 4 से भाग चला जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य से भी भाग चला जाए, किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाए। कहने का मतलब है ऐसी संख्या, एक और स्वयं, इससे तो सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी अगर उसमें भाग चला जाएगा तो उस संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? जिनमें एक से भाग जाएगा और स्वयं उस संख्या से जाएगा, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, किसी और संख्या से भाग उसमें जो है
नहीं जाएगा, इसे बोलेंगे प्राइम नंबर। ध्यान से समझिए, ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं, इससे तो मैंने कहा सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा, चाहे कोई सी भी संख्या उठाकर देख लो, 1 ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो, 53 ले लो, 54 ले लो, कुछ भी ले लो, एक और स्वयं से तो सभी विभाजित होंगी ही होंगी। पर इसके अलावा अगर कोई और दूसरी संख्या से विभाजित हो जाएगी तो उसे बोल देंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं ऐसी होंगी जो एक और जो है स्वयं इसी से विभाजित होंगी, कोई तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे मान लो भाज्य संख्याओं में 2 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी ये अभाज्य में जाएगी, 1 मिनट है ना, 4, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होगी? 4, क्योंकि हम संख्याएं लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें जो 1 है ये न तो भाज्य है न अभाज्य है, तो 1 क्या है, यहाँ पर जो बीच में जगह है ये 1 के लिए छूटी हुई है, ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य। ध्यान से देखिएगा, ना तो 1 भाज्य है और न ही अभाज्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो 1 ना तो भाज्य है न अभाज्य है, सबसे जरूरी बात, भाज्यता के आधार पर पूर्णांकों को देखेंगे। 1 ना तो भाज्य में आएगा न अभाज्य में आएगा। अब आ जाते हैं 2 पर। 2 किस किस से विभाजित होगा? एक तो 1 से विभाजित हो जाएगा और 2 से। 2 के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब है अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी? 2। उसके बाद 3 भी क्या है? एक ऐसी ही संख्या है जो 1 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। 3 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अभी नोट्स में भी हम उसको लिख लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं भाज्य संख्याओं पर। 3 तक हमने लिख ली, उसके बाद 4 पर जाते हैं। 4 किस किस से विभाजित होगी? 1 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी और इसके अलावा 2 से भी ये विभाजित होगी। तो कहने का मतलब है ये तीसरी संख्या हमें मिल गई जिससे ये 4 विभाजित हो जाएगी। तो 4 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या। 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद जो है 9, 9 के बाद 10, फिर कितनी भी चली जाइए। तो कहने का मतलब है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 1 क्या है? ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो इम्पोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला नोट क्या है हमारा? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 2, ठीक है। 2 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। साथ ही साथ क्या है? ये सबसे छोटी सम संख्या भी है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। अगर प्रश्न पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या और सम संख्या कौन सी, 1 मिनट है ना, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, यानी एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है वो 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है? 2 है, ठीक है। क्योंकि 2 पहले आता है वो गड़बड़ हो जाती है कई बार, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे यानी प्राइम नंबर वो क्या है? 2। या ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य है वो सिर्फ 2 है, क्योंकि इसके बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी जो अभाज्य होंगी वो सब की सब विषम होंगी। जैसे मान लीजिए 3 आएगी, 5 आएगी, उसके बाद 7 आएगी, फिर 11 आएगी, 13 आएगी, 17 आएगी, कितनी भी ले लो सब की सब विषम होंगी। केवल एक संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए 2, सबसे छोटी सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है 2, या ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या है 2। उसके बाद आ जाते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो वो कौन सी है? 4, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी 4 है, क्योंकि ये एकमात्र संख्या है जो 1 और 4 यानी खुद के और स्वयं के अलावा किससे कटेगी? 2 से कट जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। इसके बाद 1 पर आ जाते हैं। ना तो ये भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य में इसे गिना जाता है, ठीक है। ना तो कंपोजिट में ना इसे प्राइम नंबर में गिना जाता है, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या बताइए। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो अभाज्य संख्याओं की संख्या है 15,
ठीक है, ये रटने का है, क्योंकि नहीं तो गिन लीजिए आप 1 से 50 तक लिखेंगे, गिनेंगे उसको तो 15 मिल जाएंगी। ठीक है, नहीं तो याद रखिए टाइम बचता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या यानी प्राइम नंबर्स कितने हैं? 15। 1 से 100 तक, ये बहुत बार पूछा जाता है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इनकी संख्या कितनी है? 25। ठीक है, कितनी है? 25 है। बस ये रटने की चीज़ें होंगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर क्या है? 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, मैंने आपको बताया था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 जितने भी हैं, ऐसे ही 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, प्राकृत संख्या 1 हो गई। इसके अलावा जो दशमलव वाली हैं उसमें हम लोग जानेंगे शांत दशमलव क्या होता है, यानी अशांत क्या होता है, साथ ही साथ परिमेय अपरिमेय क्या होती है, उन सबको जानेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए, देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।